हेलो दोस्तों, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और अगर आपके प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और अगर वो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं या किसी हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट हमें हर साल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ अमाउंट देती है। और सिमिलरली अगर हमारे बच्चे हॉस्टल में होते हैं तो हॉस्टल में जो भी उनका खर्चा आता है उसको कंपनसेट करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहाँ से क्लेम करें, कितना क्लेम करें, कब तक क्लेम करें। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में क्लैरिफाई होने वाले हैं। और साथ में मैं आपको बता दूंगा कि इसका आपने फॉर्म जो मिलता है वो कहाँ से लेना है और वो कैसे भरना है और वो कहाँ पे सबमिट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि हमारे कितने बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब हमारे कितने बच्चों को हम ये सीए और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे दो सबसे जो एल्डेस्ट चिल्ड्रन होते हैं वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। दो सबसे बड़े, चाहे वो बेटियां हो, बेटे हो, एक बेटा हो, एक बेटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्डेस्ट टू जो भी आएंगे, जो सबसे दो बड़े होंगे वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद दोस्तों एक और कंडीशन, अगर जो पहला बर्थ होता है, इन केस पहले बर्थ में दो प्यारे प्यारे से बच्चे पैदा हो जाएं, मतलब ट्विंस पैदा हो जाएं, तो उस केस में वो दोनों के दोनों बच्चे एलिजिबल होंगे। और अगर दोस्तों अगर जो पहला बर्थ होता है मदर को, उसमें उनको मल्टीपल बर्थ हो जाएं, बहुत सारे बच्चे एट ए टाइम एक साथ पैदा हो जाएं पहले ही बर्थ में, तो वो सारे के सारे बच्चे हमारे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद दोस्तों मान लेते हैं अगर हमें ऑलरेडी एक बच्चा है और जो सेकंड बर्थ हुआ, तो सेकंड बर्थ के टाइम पे क्या हुआ, ट्विंस हो जाते हैं या मल्टीपल बर्थ हो जाते हैं, तो उस केस में भी सभी बच्चों को सीईए और हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मान लेते हैं एक एम्प्लॉय को ऑलरेडी दो बेटियां हैं या दो बच्चे हैं, तो क्या होता है उसके बाद वो अपना कोई स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करा लेते हैं, मतलब बच्चे बंद होने का ऑपरेशन कोई करा लेते हैं। लेकिन क्या होता है उनका वो ऑपरेशन फेल हो जाता है और एक प्यारा सा बेबी उनको पैदा हो जाता है, जो तीसरे नंबर पे बच्चा पैदा होगा। दोस्तों, ये भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के लिए एलिजिबल होगा। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि अगर वो स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन दूसरी बार भी करते हैं और दूसरी बार उनका ऑपरेशन फेल हो जाता है, तो उस केस में जो फोर्थ बेबी पैदा होगा वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हम एक कंडीशन मान लेते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय के 3 बच्चे हैं, एक नंबर 1 पे है, एक नंबर 2 पे, एक नंबर 3 पे, तो क्या हो जाता है अनफॉर्चुनेटली जो नंबर 1 पे बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में, और उसने कभी भी अपनी लाइफ में सीईए या हॉस्टल अलाउंस क्लेम नहीं किया था उसके पेरेंट्स ने, तो उस केस में जो नंबर 2 और नंबर 3 है उनको एल्डेस्ट 2 माना जाएगा और उनको सीए मिल जाएगा। सिमिलरली अगर नंबर 2 वाले पे की डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसा होता है, तो उस केस में फिर नंबर 1 और नंबर 3 वाले बच्चे को एल्डेस्ट 2 माना जाएगा और उनको सीए और हॉस्टल सब्सिडी मिल जाएगी। लेकिन इसमें यही कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई कि जो पहले नंबर जिनकी डेथ हुई होती है बच्चे की, चाहे वो पहले नंबर पे हो या सेकंड नंबर पे हो, उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में उस बच्चे के नाम पे सीए क्लेम नहीं कर रखा होना चाहिए। उसके बाद एक और सवाल दोस्तों, ये हमको कितने टाइम पीरियड तक मिलता है, तो इसका आंसर है 14 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, हमको ये 14 साल तक ये पैसा मिलता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, एल्डेस्ट 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमें ये पैसा फर्स्ट क्लास से 2 क्लासें उससे जो पहले आती हैं, मतलब हमारी जो नर्सरी और एलकेजी आती है उनके लिए भी बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलता है, और वहाँ से लेके 12th क्लास तक ये पैसा हमको मिलता है।
तो दोस्तों हमारे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, 12th क्लास के बाद कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं किसी पॉलिटेक्निक, ITI या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो उस केस में दोस्तों जो 10वीं के बाद उनके जो डिप्लोमा के टाइम 2 साल होते हैं, तब तक उनको पैसा मिलता रहेगा। मतलब अगर उनके सेमेस्टर्स लग रहे हैं तो फिर 4 सेमेस्टर्स तक उनको मिलेंगे। अगर वो ईयर वाइज है तो 10वीं के बाद भी उनको 2 साल तक पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो टोटल ये कितने आ गए हमारे 14 ईयर्स, नर्सरी से लेके हमारे 12th क्लास तक। उसके बाद दोस्तों इसमें हमें एज लिमिट क्या रखी गई है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें कोई भी मिनिमम एज नहीं है। आप इसको कभी भी स्टार्ट करा सकते हैं बच्चे को CA और हॉस्टल सब्सिडी क्लेम करना, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि बच्चा आपका नर्सरी में होना चाहिए और हमारा बच्चा नर्सरी में 3 साल का ही हम एडमिशन करा सकते हैं किसी स्कूल में, तो आप नर्सरी से ही इसको क्लेम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जो हमारे नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं उस केस में अपर जो एज रखी गई है वो 20 ईयर्स रखी गई है, या फिर वो बच्चा जब अपनी 12वीं क्लास पास कर ले, जो भी इनमें से पहले आएगा वहां तक उसको CA और हॉस्टल सब्सिडी दी जाएगी। लेट्स सपोज किसी बच्चे की उम्र क्या है, 18 साल है और वो 18 साल में ही अपनी 12th क्लास पास कर देता है, तो उस बच्चे को आगे फिर 19 और 20वें साल में CA और हॉस्टल सब्सिडी नहीं दी जाएगी। और सिमिलरली अगर कोई बच्चा 20वें साल में अपनी 10वीं पास करता है तो उसको फिर आगे अपनी 11वीं और 12वीं के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों जो हमारे स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, मीन्स ये हमारे डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उस केस में उनकी अपर एज लिमिट रखी गई है 22 साल, या फिर 12वीं कक्षा पास करें, जो भी इनमें से वो पहले करेंगे तब तक उस बच्चे को हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों सबसे जरूरी सवाल, कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा हमको 1 साल का मिलेगा। तो दोस्तों जो हमारे नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं उनको पर महीने 2250 रुपये और सालाना 27,000 रुपया CA का मिलता है। और अगर हमारा कोई बच्चा स्पेशली एबल्ड है तो उस केस में उस बच्चे को 4500 रुपया पर महीना या 54,000 रुपीज पर एनम के हिसाब से दिया जाता है। दोस्तों ये पैसा उनको इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया जाता है। इसका मतलब है लेट्स सपोज आपके स्कूल की फीस 1 रुपया है पूरे साल की, तो उस केस में भी आपको 27,000 मिलना ही मिलना है नॉर्मल चिल्ड्रन के केस में। और लेट्स सपोज अगर आपके पूरे साल की फीस 1 लाख है तो उस केस में भी आपको 27,000 ही मिलेगा। तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ये हमको पैसा मिलता है। तो जो ये CA का अमाउंट होता है दोस्तों, ये हर बार 25% इंक्रीज करता है जब जब हमारा DA 50% से ऊपर चला जाता है। तो अभी हमारा DA क्या है 31%। तो दोस्तों जब ये हमारा DA 50 से 99 के बीच हो जाएगा तो उस टाइम जो हमारे नॉर्मल चिल्ड्रन है उनको मिलेगा 2813 रुपीज पर मंथ और 33750 पर एनम। और जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है उनको मिलेगा 5625 पर मंथ और 67500 पर एनम। सिमिलरली दोस्तों जब हमारा DA 100 से लेके 149% के बीच हो जाएगा तो जो हमारे उस टाइम पे जो नॉर्मल चिल्ड्रन होंगे उनको मिलेगा 3516 पर मंथ और 42188 पर एनम। और जो हमारे स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, उनको मिलेगा 7031 पर मंथ या फिर 84375 पर एनम। तो दोस्तों देखिए कितना सारा पैसा हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हॉस्टल सब्सिडी में हमें कितना पैसा क्लेम कर सकते हैं या हमें कितना पैसा मिल सकता है, तो उसकी लिमिट है 6750 रुपीज पर मंथ या फिर 81,000 रुपीज पर एनम और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लेस।
तो दोस्तों हमने CEA में देखा था, उसमें नॉर्मल चिल्ड्रन और स्पेशली एबल चिल्ड्रन के लिए अलग अलग अमाउंट था। जो स्पेशली एबल चिल्ड्रन था उनको डबल पैसा मिल रहा था, लेकिन हॉस्टल सब्सिडी में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, एक फिक्स अमाउंट रखा गया है 6750 PM पर मंथ। ये दोनों को मिलेगा, चाहे वो स्पेशली एबल चिल्ड्रन हो या हमारा नॉर्मल चिल्ड्रन हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। मीन्स क्या होता है, अगर हमारे बच्चे का जो बोर्डिंग और लॉजिंग का जो खर्चा आ रहा है हॉस्टल में, वो आ रहा है पर मंथ 4000, तो हमें उस केस में 4000 रुपया ही हम क्लेम कर सकते हैं। उस केस में हमको 6750 पर मंथ नहीं मिलेगा। जबकि CEA में हमको जो 27000 पर एनम था या 2250 पर मंथ था, वो मिलना ही मिलना है किसी भी कंडीशन में। तो इस केस में या तो 6750 पर मंथ, या जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है, जो भी इनमें से कम होगा वो वाला पैसा हमको मिल जाएगा। तो हॉस्टल सब्सिडी में हमको जो हमारी बोर्डिंग और लॉजिंग का खर्चा आता है, जहाँ पर रहने का खर्चा आता है, वही कवर करता है। उसके अलावा जैसे हमारे दूसरे खर्चे आते हैं हॉस्टल के, वो कवर नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ बोर्डिंग और लॉजिंग का ही पैसा हमको मिलता है। और एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। लेट्स सपोज हमें वहाँ पे 1 साल का पूरा लाख रुपया खर्चा आ रहा है, लेकिन उस केस में हमको सिर्फ 81,000 रुपया ही मिलेगा। और लेट्स सपोज हमें साल का खर्चा 50,000 आ रहा है, तो उस केस में हमको सिर्फ 50,000 ही मिलेगा। तो सिमिलरली दोस्तों, जब भी हमारा DA 50% से ऊपर जाएगा, तो हमारा हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी 25% इंक्रीज हो जाएगी। तो इन केस जब भी हमारा DA 50 to 99 हो जाएगा, तो हमारा हॉस्टल सब्सिडी का अमाउंट 8438 पर मंथ या 101256 पर एनम हो जाएगा। और जब हमारा DA 100 से लेके 149 के बीच हो जाएगा, तो सिमिलरली हमारा HS 10548 पर मंथ और 126576 पर एनम हो जाएगा। दोस्तों, आप ये वीडियो ना अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उनको पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। उनको ये फील आएगा कि गवर्नमेंट हमको इतना सारा पैसा दे रही है, हमारा इतना सारा एक्सपेंसेस बेयर कर रही है हमको पढ़ाने के लिए, तो उनको ना एक पॉजिटिव मोटिवेशन आएगी पढ़ाई की ओर। उसके बाद दोस्तों एक और सवाल, व्हेन टू क्लेम अप्लाई। ये हम पैसा कब क्लेम करें, कब हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से महीने में हम अप्लाई करें इसके लिए। तो दोस्तों, ये पैसा हमें सिर्फ साल में एक ही बार मिलता है। और कब मिलता है वो, कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद हमको मिलता है। और ये पैसा हमको अप्रैल या मई में मिलता है। तो दोस्तों, जो हमारा गवर्नमेंट ऑर्डर है 473F ऑफ 2019 28/11/2019, उसमें कहीं पे ये मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये जनरली हम अप्रैल या मई के महीने में हमको ये पैसा के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद भी एक और क्लैरिफिकेशन भी आई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि ये पैसा आप हमेशा अप्रैल या मई के महीने में ही क्लेम करें। और दोस्तों, जो ये हमारा CA और हॉस्टल सब्सिडी होती है, ये हम एट अ टाइम क्लेम कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको कि लेट्स सपोज अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22, मतलब 1/4/21 से लेके 31/3/22 तक जो भी हमने खर्चा कर रखा है CA और हॉस्टल सब्सिडी में, तो हम उसको अप्रैल के महीने में या मई के महीने में क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों, आप भी अपना जो भी खर्चा आएगा वो अप्रैल में ही क्लेम करना, मई तक उसको नहीं जाने देना। उसके बाद एक और सवाल दोस्तों, इसे कौन क्लेम कर सकता है, बच्चे के पापा या मम्मा। तो दोस्तों, अगर बच्चे के पापा और मम्मा दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उनमें से किसी एक ही को ही ये पैसा मिलेगा। मतलब कोई भी एक उसमें से क्लेम कर सकता है। इसके अलावा भी एक और कंडीशन है, मान लो अगर बच्चे की मम्मी क्लेम कर रही है, तो फिर जो बच्चे के पापा होंगे उनको एक नॉन ड्राउल सर्टिफिकेट अपने DDO से लाना पड़ेगा। ये एक NOC लानी पड़ेगी अपने DDO से। और अगर बच्चे के पापा क्लेम कर रहे हैं, तो उसकी जो मम्मी होती हैं उनको अपने DDO से एक
नॉन ड्रावल सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टाइप लाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। उसको मैं कैसे भरते हैं उसको मैं आपको वो बता भी दूंगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है। उसके बाद दोस्तों एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट हमने लेना होता है स्कूल से या जहाँ भी हमारा बच्चा पढ़ रहा होता है। एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अगर हमको बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा किसी वजह से, लेट्स सपोज लॉकडाउन है या कोई भी अदर रीजन है, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देंगे बच्चे के रिपोर्ट कार्ड की, या फिर हम सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देंगे जो हमने फीस जमा कर रखी होती है, या फिर हमने जो ऑनलाइन फीस जमा कर रखी होती है उसकी भी हम सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज देंगे। साथ में दोस्तों जो हॉस्टल सब्सिडी है वो हम तभी क्लेम कर सकते हैं जब जो बच्चे का हॉस्टल है जहाँ पे वो रह रहा है, या उसका जो रेजिडेंशियल स्कूल है जहाँ पे वो रह रहा है, पढ़ रहा है, वो हमारे घर से 50 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। और ये डिस्टेंस हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उस पर मेंशन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे डीडीओ हमसे हमारा राशन कार्ड भी पूछ सकते हैं ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए कि इस फैमिली यूनिट में कितने बच्चे हैं। हाउएवर ये राशन कार्ड वाला डॉक्यूमेंट हमारे गवर्नमेंट ऑर्डर पर नहीं लिखा गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। उसको अवॉइड करने के लिए हमारे डीडीओज कई बार हमसे राशन कार्ड पे इंसिस्ट कर सकते हैं और एक एफिडेविट पे भी इंसिस्ट कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपके डीडीओ आपसे राशन कार्ड भी पूछे साथ में, या आपसे कोई एफिडेविट भी पूछे, तो आप वो उनको भी सबमिट कर देना अपने डीडीओ के ऑफिस में। उसके बाद दोस्तों एक और सवाल, जो स्कूल होता है जब हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हो या एफिलिएटेड हो, उनका कोई फर्क पड़ता है क्या? तो दोस्तों देखते हैं नॉर्मल चिल्ड्रन में अगर हमारे बच्चे नॉर्मल है और अगर वो नर्सरी में है, प्राइमरी में है या मिडिल में है, मतलब 8वीं से अगर किसी भी जमात पहले वो पढ़ रहा है, तो स्कूल क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर वो एफिलिएट ना भी हो तो चलेगा, उस केस में भी उसको सीए और हॉस्टल सब्सिडी मिल जाएगा। और अगर वो 9th से ऊपर 12th तक किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो वो वाला स्कूल उसका रिकॉग्नाइज्ड भी होना चाहिए और वो एफिलिएटेड भी होना चाहिए। और ऐसे ही अगर हमारा बच्चा स्पेशली एबल है तो उस केस में उसको सीए दिया जाएगा, उसको हॉस्टल सब्सिडी दिया जाएगा। अगर इस स्कूल में पढ़ रहा है वो, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड है या एफिलिएटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सीए और हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा ही मिलेगा। और दोस्तों अगर हमारा बच्चा किसी कारणवश कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू पढ़ रहा है तो उस केस में भी बच्चे को सीईए दिया जाएगा। अब बच्चा घर से पढ़ रहा है तो उस केस में तो उसका हॉस्टल सब्सिडी बनता नहीं है ना, इसलिए उस केस में उसको सिर्फ सीईए ही दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हमारा बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाता है तो क्या उसका सीए और हॉस्टल जो सब्सिडी है वो बंद हो जाती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीए हैज नथिंग टू डू विद द परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसका कोई लिंक नहीं है सीए और हॉस्टल सब्सिडी के साथ, वो उसको हर केस में मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ हमारी जो ऊपर जो मेंशन थी कंडीशंस 14 ईयर वाली, वो वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बच्चा अगर एक क्लास में 2-3 बार फेल भी जाता है तब भी उसको सीए मिलता ही मिलता है। लेकिन जो मैक्सिमम टेन्योर है जिसमें बच्चे को मिलता है वो है हमारे 14 ईयर्स, तो 14 साल के टाइम तक ही बच्चे को मिलता है। तो बच्चा किसी मतलब एक स्कूल में 10th में है या 11th में है, वो वहाँ से पास हो चुका है, फिर से दूसरे स्कूल में जाके सेम उसी क्लास में एडमिशन लेता है, तो उस केस में उसको सीए नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और सवाल, अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है सर्विस में तो उस केस में क्या होगा, बच्चे को सीए और हॉस्टल सब्सिडी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सीए और हॉस्टल सब्सिडी है वो बच्चे को कंटिन्यूसली मिलता जाएगा उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद भी, और तब तक मिलेगा जब तक वो एलिजिबल होंगे।
मतलब या तो वो 22 साल या 20 साल के हो जाएं या 12th पास कर लें, जो पहले आएगा तब तक उनको मिलता ही रहेगा वो। और जिस ऑफिस में उसके पेरेंट्स काम कर रहे थे उसी ऑफिस से वो उनको पैसा मिल जाएगा। इसमें एक कंडीशन है कि लेट्स सपोज अगर बच्चे के पापा की डेथ हो जाती है तो उनकी मम्मा किसी दूसरी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए या किसी दूसरी गवर्नमेंट सर्विस में एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयड हैं फिर वो क्योंकि खुद भी सीए क्लेम कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों लेट्स सपोज बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हमारा, अगर वो किसी लीव पे चला जाता है या कोई उसकी कोई सस्पेंशन हो जाती है या जैसे कोई लीव्स होती है हमारी, जैसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है हमारी, लीव विदाउट पे जिसे कहते हैं, तो अगर ऐसी कोई लीव पे हैं या अनफॉर्चुनेटली उनकी सस्पेंशन हो जाती है तो उस केस में भी जो सीए और हॉस्टल सब्सिडी है वो बच्चे को दी जाएगी, वो एम्प्लॉय उसको क्लेम कर सकता है। लेकिन सिर्फ जो उसका डाइजनॉन पीरियड होता है उस टाइम के लिए उस बच्चे को सीए और हॉस्टल सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो डाइजनॉन क्या होता है दोस्तों? वो पीरियड हमारी टाइम का जो हमारी सर्विस में काउंट नहीं होता उसको हम डाइजनॉन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अगर जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर उनको डिसमिस किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, उनको गवर्नमेंट सर्विस से रिमूव कर दिया जाता है या तो वो फिर रिटायर हो जाते हैं, उस केस में क्या होता है, उस बच्चे को जो उसका एकेडमिक ईयर होता है उसके एंड तक सीए और हॉस्टल सब्सिडी दिया जाता है। लेट्स सपोज एक बच्चे के पेरेंट हैं, तो लेट्स सपोज 2022 में वो अगस्त में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उस बच्चे को अगस्त 2022 का जो ये वाला एकेडमिक ईयर है उसका पैसा मिल जाएगा, बाकी शर्तें अगर उसकी ठीक है तो दोस्तों यह है परफॉर्मा फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी फॉर द एकेडमिक ईयर। मैंने बताया था ना आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, यही वो एप्लीकेशन फॉर्म है। अब मैं आपको बताऊंगा इसको आप कैसे भरें। तो सबसे ऊपर आपने यहाँ पे डाल देना है एकेडमिक ईयर, तो इस साल का आपका एकेडमिक ईयर आएगा 2021-22। उसके बाद आपने डालना है नेम ऑफ द एम्प्लॉय, उसके बाद उनका पीएफ नंबर, एम्प्लॉय नंबर, उनका सीपीआईएस आईडी, उनकी फिर डेजिग्नेशन, वो क्या किस डेजिग्नेशन पे हैं, उनका प्रेजेंट ऑफिस डिपार्टमेंट, उनका जो डिपार्टमेंट है वो भी डालना है और जहाँ अभी वो काम कर रहे हैं वो भी डाल देना है। लेट्स सपोज उनका प्रेजेंट डिपार्टमेंट अभी क्या है, स्कूल एजुकेशन, तो हम डाल देंगे यहाँ पे स्कूल एजुकेशन और ओब्लिक करके गवर्नमेंट हायर स्कूल जो भी है वहाँ पे उनका ऑफिस का एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद वो डाल देंगे नेम ऑफ स्पाउस, जो भी उनके स्पाउस का नाम है वो लिख देंगे। अगर उनकी स्पाउस किसी स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड है तो उसकी यहाँ पे डिटेल डाल देंगे और उसके बाद उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन और उनकी ऑफिस का एड्रेस भी यहाँ पे लिख देंगे। और अगर वो नहीं है कहीं पे एम्प्लॉयड तो यहाँ पे NA कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे एल्डेस्ट 2 जो चिल्ड्रन होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं, जो राशन कार्ड पे मेंशन होते हैं, उनका नाम यहाँ पे डाल देना है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी एज कितनी है अभी प्रेजेंटली वो यहाँ पे हमने डाल देनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल देना है जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और जो भी उनका हॉस्टल जहाँ पे रहते हैं या कोई रेजिडेंशियल स्कूल है हमारा, तो फर्स्ट चाइल्ड का हमने डिटेल यहाँ पे डाल देना है और सेकंड चाइल्ड का हमने डिटेल यहाँ पे डाल देना है। और लेट्स सपोज किसी एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बच्चा है, वो खाली फर्स्ट चाइल्ड की ही डिटेल भरेगा, सेकंड वाले में वो नॉट अवेलेबल कर देगा। उसके बाद अगर जो बच्चा है वो किसी हॉस्टल में रहता है या किसी रेजिडेंशियल स्कूल में रहता है तो यहाँ पे उन्हें डाल देना है कि कितना डिस्टेंस है उस हॉस्टल का एम्प्लॉय के घर से। उसके बाद एकेडमिक ईयर जो हमने ऊपर भरा है वो हमने सेम टू सेम यहाँ पे वही डाल देना है। उसके बाद हमें पता है कि डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनको डबल पैसा मिलता है, तो इस केस में 12 नंबर पॉइंट उन्हीं के लिए बना हुआ है। तो पहला पॉइंट इसमें है whether the child for whom C is applied is a disabled child, हम यहाँ पे
यस टिक कर देना है अगर हमारा बच्चा डिसेबल्ड है तो। उसके बाद उनके यहाँ पे अगर कोई डिसेबिलिटी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ऑर्थोपेडिक है, ब्लाइंड है, डेफ है, जो भी है लिख देंगे। तो जब भी उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिला है वो यहाँ पे डेट डाल देंगे। उसके बाद पॉइंट डी पे हम उनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हमको स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल चुका है तो हम यहाँ पे यस और नो लिखेंगे। और हमें पता है अगर हमें स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के यहाँ पे नो लिख देंगे और इस फॉर्म के साथ हम अपनी जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है उसको सेल्फ टेस्ट करके लगा देंगे, या फिर जो हमने फीस की रिसिप्ट भरी होती है वो भी हम इसके साथ लगा देंगे। उसके बाद अगर हम हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर रखे हैं तो हमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल रखा है कि नहीं, अगर मिला है तो यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे और साथ में बच्चे का रिपोर्ट कार्ड या उसके स्कूल की फीस की रिसिप्ट यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारा बच्चा हॉस्टल में है तो हमने कितना पैसा क्लेम करना है हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। तो इसमें मैक्सिमम लिमिट क्या है हमारी 81,000। तो अगर हमारा खर्चा इससे कम आया है 81,000 से तो हम यहाँ पे वो अमाउंट डाल देंगे। जैसे इस केस में मैंने 70,000 फॉर इंस्टेंस ले रखा है, तो अगर आपका खर्चा 1 लाख आया है तो आप यहाँ पे फिर 81,000 ही डालना, क्योंकि आपको 1 लाख रुपये मिलेगा नहीं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी स्पाउस का नाम डाल देना है। अगर वो कहीं वर्क कर रही हैं तो उनकी डेजिग्नेशन यहाँ पे डाल देनी है और उनके डिपार्टमेंट और ऑफिस का नाम यहाँ पे डाल देना है। और ये कुछ अफर से पढ़ लेना इनको कंडीशंस को। उसके बाद आपने अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है और अपना नाम लिखना है, अपनी डेजिग्नेशन और डेट डाल देनी है और फिर अपने ऑफिस में सबमिट कर देना है। ये वाला जो स्टैम्प और साइन है यहाँ पे आपके डीडीओ साहब का ही आएगा। तो दोस्तों ये है एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो अपनी इस तरह से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले लेना है। इन सब का लिंक मैं अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये अब सब कुछ ये पीडीएफ जो मैंने बना रखी है आपको समझाने की, इसका भी लिंक डाल दूंगा। फिर जो अपना ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ये भी डाल दूंगा इसका लिंक। जो एप्लीकेशन फॉर्म इसका भी लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके भर देना। तो अपने इस तरह से स्कूल से सर्टिफिकेट ले आना है। तो यहाँ पे अपने बच्चे का नाम भरवाएं, यहाँ पे अपना नाम भरवाएं, यहाँ पे उसका बच्चे का रोल नंबर, फिर उसका यहाँ पे एडमिशन नंबर, वो कौन सी क्लास में है, एकेडमिक ईयर कौन सा है। याद रहे एकेडमिक ईयर इस टाइम पे हमारा 21-22 ही होगा, क्योंकि इसी पीढ़ी का हमको पैसा मिलेगा। इसके अलावा तो पैसा मिलेगा नहीं हमको। तो बच्चे की हमको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, क्योंकि ये सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे पोर्टल पे अपडेट होता है। तो आप इसको बड़े ध्यान से भरवाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे डेटा कुछ और भरा दें और हमारे पोर्टल पे डेटा कुछ और चढ़ जाए। उसके बाद अगर हम हॉस्टल सब्सिडी क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में हम यहाँ पे अपना बच्चे का नाम डाल देंगे और यहाँ पे हम कितना पैसा क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये किसने रिकॉग्नाइज कर रखा है, इसके साथ इसकी एफिलिएशन हमारे स्कूल की यहाँ पे वो डाल देंगे और उसका एफिलिएशन ऑब्लिक रिकॉग्निशन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ये सर्टिफिकेट तो आपको स्कूल से इशू होगा, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर सारे के सारे जो ब्लैंक्स हैं ये भरे हुए हों, नहीं तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ध्यान रखें, आप अपने जब भी क्लेम करना हो आप अप्रैल के महीने में सारी फॉर्मेलिटी सबमिट करते हैं। सबसे पहले इसमें आप ध्यान रखें, हमने एप्लीकेशन फॉर्म देना है, दूसरे पे अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट, तीसरे पे अपना राशन कार्ड और चौथे पे अपना एफिडेविट अगर हमारा डीडीओ कहता है। और इन केस हमारे स्पाउस एम्प्लॉयड है तो हमको एक नॉन ट्रैवल सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। तो ये 5 कागज आप लेके अपने डीडीओ को दे देना। आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको 27,000 रुपया आपको मिल जाएगा। और आपका बच्चा अगर हॉस्टल में है तो जो भी आपको वहाँ पे बोर्डिंग लॉजिंग खर्चा आया होगा ये 81,000 जो भी कम होगा वो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना, क्योंकि आपके बच्चों को इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगा, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए। वो भी सोचेंगे कि गवर्नमेंट हमें इतना सारा पैसा दे रही है सिर्फ पढ़ने के लिए, एक अच्छा आदमी बनने के लिए। तो आप ये वीडियो खुद तो देखें, लेकिन साथ में अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेरी होगी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करना, मुझे मेल कर देना, मैं आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।